हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सबसे जीवरी वन में। तो कल हम बात कर चुके थे महमूद गजनवी, अलाउद्दीन और सुबुक्तगीन के बारे में, भारत पर तुर्कों के आक्रमण से। तो अब हम बात करने वाले हैं मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी। मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी कौन है, इसके बारे में चर्चा करने वाले। तो देखते हैं मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी। मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी गजनी और हेरात के बीच एक साम्राज्य पड़ता है, इसका नाम है गोर साम्राज्य, और इसी गोर साम्राज्य का संस्थापक है मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी। मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी क्या करता है कि सर्वप्रथम भारत पर, अब क्वेश्चन आ जाता है कि भारत पर तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो भारत पर तुर्क साम्राज्य का संस्थापक है मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी। भारत पर तुर्क साम्राज्य, भारत पर तुर्क साम्राज्य का संस्थापक, ये क्या है? भारत पर तुर्क साम्राज्य का संस्थापक है। भारत पर तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन है? मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी। इसने सर्वप्रथम जो युद्ध किया वो मुल्तानों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो इसका सर्वप्रथम युद्ध, इसका प्रथम युद्ध, इसने अपना प्रथम युद्ध मुल्तानों के विरुद्ध किया। अब कब किया? तो 1175 ईस्वी में। अब ये शासक कहाँ का रहता है? हमने बताया ये शासक है कहाँ का? हेरात और गजनी के मध्य गोर साम्राज्य का सम्राट, गोर साम्राज्य का सम्राट है, राजा है। ठीक है, हमने क्या बताया आपको? भारत पर तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक कौन है? तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन है? मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी। इसने सर्वप्रथम मुल्तानों के विरुद्ध युद्ध किया 1175 ईस्वी में। और ये संस्थापक कहाँ का है? कहाँ का राजा है? तो गोर साम्राज्य। गोर कहाँ पड़ता है? गजनी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान। हेरात कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। हेरात, गजनी और हेरात के बीच एक गोर साम्राज्य पड़ता है, पहाड़ी एरिया। तो वहाँ का ये शासक है मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी। अब क्या किया इस तुर्क शासक ने? भारत पर ये नज़र गड़ाकर बैठा है। इसने ये जानता है, इसको पता था कि महमूद गजनवी जो लुटेरा था, उसने भारत के गुजरात तक उसने आक्रमण किया था, लूटपाट करने का काम किया था महमूद गजनवी ने। तो महमूद गजनवी ने गुजरात तक विजय प्राप्त कर ली थी, लूटा था। तो इसने सोचा गुजरात की से आगे बढ़ करके मैं लूट करूंगा। तो इसने क्या किया? गुजरात पर आक्रमण कर देता है। तो ये सबसे सर्वप्रथम आक्रमण करता है कहाँ पर? गुजरात के राजा। इसका प्रथम आक्रमण तो मुल्तानों के बीच हुआ। इसके बाद भारत पर बात करें तो भारत पर गुजरात के राजा भीमदेव सेकंड पर आक्रमण किया। भीमदेव सेकंड पर आक्रमण करता है। और ये भीमदेव सेकंड पर आक्रमण कब करता है? तो हम बात करें तो 1178 ईस्वी में ये भीमदेव सेकंड पर आक्रमण कर देता है। जब भीमदेव सेकंड पर आक्रमण करता है तो भीमदेव सेकंड इसको बहुत बुरी तरह से मारता है, पकड़ लेता है। जो नाम मारता है कि बहुत बुरी तरह से मारता है भीमदेव सेकंड। किसको? गोरी को मारता है। अब ये जो गोरी है, मोहम्मद शिहाबुद्दीन गोरी का जो सेनापति है, गोरी का सेनापति, और गोरी के सेनापति का नाम है बख्तियार खिलजी। गोरी के सेनापति का नाम रहता है बख्तियार खिलजी। तो इतना बड़ा डरपोक है, इससे भी ज़्यादा। जैसे ये पकड़ा गया गोरी कि भीमदेव सेकंड इसको पकड़ के धुनने लगा। अब जैसे ही पकड़ के पीट दिया, इसको जम के मारा। और जैसे ये पकड़ में आ गए तो बख्तियार खिलजी इतना डरपोक कि ये पहले से भाग के खड़ा हुआ।
ये कहता है भैया हमको छोड़ दो, माफ़ कर दो, अब दोबारा हम यहाँ पर आक्रमण नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे, नहीं सताएंगे भैया, हमको छोड़ दो, हमारी जान को बख्श दो। भीमदेव सेकंड को दया आ गई, इसने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया। तो अब आ जाता है कि मोहम्मद गोरी की सर्वप्रथम हार कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था? तो ये युद्ध, आक्रमण तो यहाँ पर किया था 1178 ईस्वी में, परंतु सर्वप्रथम हार गोरी की माउंट आबू पर्वत राजस्थान के पास 1178 ईस्वी में हुई। ठीक है, तो इसको मिटाएंगे हम, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद हम बात करें कि मोहम्मद गोरी की प्रथम हार कहाँ पर हुई। तो मोहम्मद गोरी की सर्वप्रथम हार मतलब हारा, ये पराजित हुआ माउंट आबू पर्वत कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, राजस्थान के पास 1178 ईस्वी में हुई, 1178 ईस्वी में हुई। अब ये क्या करता है गोरी, इसकी हार हो जाती है, फिर भी कुछ दिन बाद ये हार नहीं मानता है, फिर से आक्रमण करता है। तो ये फिर से जब आक्रमण करता है तो ये लाहौर प्लस भटिंडा, लाहौर और भटिंडा पर आक्रमण करता है। लाहौर और भटिंडा पर आक्रमण करता है। और जब ये भटिंडा पर आक्रमण करता है, भटिंडा कहाँ क्या है? भटिंडा की बात करें तो भटिंडा कहाँ पर है? राजस्थान, भटिंडा कहाँ पर है? पंजाब। ये पंजाब कौन सा वाला? ये पंजाब इंडिया, भारत में जो पंजाब पड़ता है, एक लाहौर में, पाकिस्तान में पंजाब पड़ता है। तो लाहौर और भटिंडा कहाँ पर पड़ता है? ये भटिंडा जिला है, कहाँ का? भटिंडा जिला है पंजाब का, पंजाब भारत। तो यहाँ पर आक्रमण कर देता है और यहाँ के उतने समय राजा रहते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ये याद रखना है। एक अभी कंफ्यूज कर देता है, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, पृथ्वीराज चौहान सेकंड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, तो याद रखना है पृथ्वीराज चौहान थर्ड है। तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ के राजा रहते हैं और यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं। पता चलता है पृथ्वीराज चौहान को गोरी ने आक्रमण कर दिया है। तो गोरी ने जब आक्रमण कर दिया है तो ये जाते हैं और एक युद्ध होता है जिसका नाम है तराइन का प्रथम युद्ध। तो अब होता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो 1191 ईस्वी में होता है। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गोरी के मध्य हुआ। पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य होता है। कब होता है? 1191 ईस्वी में होता है। अब इसमें गोरी की बुरी तरह से हार हो जाती है, गोरी हार जाता है। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान इसको भी बहुत खूब पीटते हैं, इसको भगा देते हैं, ये भगा चला जाता है। अब क्या होता है, इसी बीच संयोगिता जो जयचंद्र की पुत्री है, तो राजा जयचंद्र की पुत्री जिसका नाम रहता है संयोगिता, जिसका क्या नाम रहता है? संयोगिता किससे प्रेम करती है? पृथ्वीराज चौहान से। संयोगिता जो है वो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है। क्या होता है कि अब ये स्वयंवर रचाया जाता है। जब ये प्रेम करने लगती है तो राजा जयचंद्र इससे
इनका स्वयंवर रचाना नहीं चाहते, इससे शादी कराना नहीं चाहते हैं। तो राजा जयचंद्र स्वयंवर रचते हैं जिसमें सभी राजाओं को निमंत्रण देते हैं, पर पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं देते हैं, जिससे पृथ्वीराज चौहान गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें बहुत गुस्सा हो जाते हैं, फिर भी ये नहीं जाते हैं। ठीक है, अब उनको निमंत्रण नहीं मिला तो कैसे चले जाएंगे, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। अब क्या हुआ कि जब स्वयंवर हो रहा था तो वरमाला लेकर के जब संयोगिता आती है तो पृथ्वीराज चौहान के ही मूर्ति पर डाल देती है। जब पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर डाल देती है तो सभी राजाओं को बहुत ही बदनामी महसूस हुई। राजा जयचंद्र को भी बहुत बदनामी महसूस हुई और ये बात पता चली पृथ्वीराज चौहान को कि पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के ऊपर संयोगिता ने वरमाला डाल दी है और वो इसे इतना प्रेम करती है कि अब उसी से शादी करना चाहती है। तो ये बात पता चलती है पृथ्वीराज चौहान को। तो ये जाते हैं और उसी बीच सभा से, उसी स्वयंवर से संयोगिता को उठाकर अपने घोड़े में बिठा करके ले आते हैं सभी के बीच, और कोई कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब जब ये पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को उठा करके ले आते हैं तो राजा जयचंद्र बहुत ही अपने आप को लज्जित महसूस करता है, बहुत ही बेशर्मी महसूस करता है। इसकी बहुत ही इज्जत लुट जाती है, बहुत ही इसको ऐसा लगता है कि बहुत ही अपमान हो जाता है इसका। ठीक है, भरी सभा में किसी की पुत्री को उठा ले जाना उसकी अपमान की ही बात थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को उठा कर ले आते हैं तो राजा जयचंद्र गोरी से जाकर के मिल जाता है। अब ये पृथ्वीराज चौहान को ये राजपूत शासक को धोखा देता है और यही कारण है कि हमारे इंडिया में या घर में हो या कहीं पर हो, जब घर का जो व्यक्ति होता है उसी से सारे भेद खुल जाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है अगर आपकी हार का कारण वो घर का व्यक्ति ज़्यादा समझा जाता है। तो यही कारण हुआ पृथ्वीराज चौहान के मध्य। अब ये राजा जयचंद्र पृथ्वीराज चौहान को धोखा दे देते हैं और गोरी से जाकर के मिल जाते हैं। अब क्या होता है इधर कि इसकी तो हार हो चुकी है गोरी ने। फिर गोरी ने क्या किया, अब इसको मिटाने का प्रयास करेंगे, फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब इसके बाद हम बताते हैं कि अब क्या किया। गोरी जब हार जाता है, बुरी तरह से पराजित हो जाता है, इसको दोबारा भी हार ही का सामना करना पड़ता है। अब ये जाता है पाकिस्तान में, एक मार्केट है, बाजार है जिसका नाम है निसापुर बाजार। अब इस निसापुर बाजार से एक सैनिक को खरीदता है। कौन? गोरी एक सैनिक को खरीदता है जिसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ से नहीं पड़ा, इसका नाम यहाँ पर है ही नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक को खुद ही नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। ये बात करेंगे जब स्पेशल हम मामलूक वंश या गुलाम वंश या कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे। अभी ऊपर थोड़ा सा बताते हैं। अब ये व्यक्ति को खरीदता है। अब ये जाता है कहाँ पर? गोरी पाकिस्तान की निसापुर बाजार से एक सैनिक खरीदता है, एक सैनिक को खरीदता है जिसका क्या नाम रहता है? जिसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसी के बाद हम बात करेंगे इसकी मामलूक वंश या कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो जब ये हार जाता है तो एक सैनिक को खरीदता है जिसका नाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और जब इसको एक खरीद लेता है तो अब जितने भी ये युद्ध लड़ता है तो ये सभी युद्ध को कौन? गोरी जितने भी युद्ध लड़ता है तो सभी युद्ध को ये विजय हासिल कर लेता है, सभी युद्धों को हार जाता है। किसकी वजह से? इस कुतुबुद्दीन ऐबक की वजह से, क्योंकि ये अकेले ही ऐसा व्यक्ति है जो युद्ध में सभी व्यक्ति को ध्वस्त कर देता है, परास्त कर देता है, अकेले ही युद्ध को समाप्त कर देता है। इतना ये बलवान पुरुष है कि अकेला सैनिक ही है कि इसने क्या किया, सभी युद्ध को जीतने लगा। अब जब गोरी युद्ध को जीतने लगा तो इसने फिर से प्रयास किया पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने का। तो अब होता है तराइन का सेकेंड युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का
द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। अब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ कब? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। किसके किसके मध्य हुआ? तो ये मध्य हुआ पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गोरी के मध्य, और गोरी के मध्य, और गोरी के साथ में कौन रहता है? ऐबक। और ऐबक की वजह से ही ये क्या करता है? पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध में हार जाते हैं। अब ये वजह ऐबक ही नहीं है, आप समझते हो कि इसकी तरफ कौन है? राजा जयसिंह है, राजा जयचंद्र। कौन? राजा जयचंद्र। जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया और राजा जयचंद्र इसकी तरफ शामिल हो जाता है, और राजा जयचंद्र पूरी इसकी कमी को बता देता है और इस पृथ्वीराज चौहान को अब पराजित करने के बाद पृथ्वीराज चौहान को अंधा करवा देता है गोरी। जब पृथ्वीराज चौहान को अंधा करवा देता है और इसको तहखाने में डलवा देता है, पृथ्वीराज चौहान को गोरी ने कहा कर दिया? तहखाने में बंद करवा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक से कहता है, जाओ गुजरात के राजा भीमदेव सेकंड को गर्दन मुझको काट करके लाओ इसको, क्योंकि इस गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड ने मुझको इतना मारा था कि मेरी हालत ख़राब कर दी थी, तो इसको मार करके आओ, इसकी हत्या करो आप, ठीक है। तो ये जाता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जब जाता है गुजरात भीमदेव सेकंड को मारने के लिए, तो रास्ते में एक व्यक्ति को खरीदता है जिसका नाम रहता है इल्तुतमिश, जिसका नाम रहता है इल्तुतमिश। और इस इल्तुतमिश के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को साथ में लेकर के भीमदेव सेकंड के पास जाते हैं और इससे युद्ध करते हैं, और युद्ध के दौरान भीमदेव सेकंड की हत्या कर देते हैं और उसको मार कर चले आते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, जब भीमदेव सेकंड को मार देते हैं ये लोग, चले आते हैं, तो इसके बाद अब गोरी का शासन कहाँ पर हो गया? गुजरात पर भी हो गया, दिल्ली पर हो गया। तो इस तरह से गोरी अपना साम्राज्य विस्तारित कर रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ, और अब उसके साथ एक सैनिक और मिल गया है जिसका नाम है इल्तुतमिश। तो अब क्या है कि इसका साम्राज्य तो बढ़ता जा रहा है। इधर क्या हुआ कि राजा जयचंद्र जो हैं, इन्होंने किसको धोखा दिया था? पृथ्वीराज चौहान को। अब इसको राजा जयचंद्र को ये नहीं पता था कि गोरी मेरे साथ क्या करने वाला है, कि गोरी मेरे साथ क्या करने वाला है। तो गोरी ने क्या किया, धोखे से जयचंद्र को भी मार दिया, जयचंद्र को भी मार दिया। अब जब जयचंद्र को मार दिया तो इसके साम्राज्य पर भी क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब पृथ्वीराज चौहान तो तहखाने में पर बंद ही है। अब क्या हुआ इसके बाद क्या कहते हैं कि कुछ लेखक ये कहते हैं कि जब गोरी साम्राज्य को जीत लेता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सेनापति बना देता है और इसको सभी साम्राज्य का सेनापति बना करके ये जाने लगता है। कहाँ? तुर्क जाने लगता है। अब जब ये तुर्क जाने लगता है तो कहते हैं कि जब ये जा रहा होता है तो सिंधु प्रांत के पास जब जा रहा होता है तो इसका अंतिम लड़ाई होती है गोखर जनजाति के विरुद्ध। गोखर जनजाति के विरुद्ध इसकी अंतिम युद्ध होता है इसका। कहते हैं कि जब ये तुर्क जा रहा होता है तो गोखर जनजाति के विरुद्ध इसका अंतिम युद्ध होता है। अब ये अंतिम युद्ध जब गोखर जनजाति के विरुद्ध होता है तो इसमें गोरी ने इसको तो हरा दिया, गोखर जनजाति को। फिर क्या हुआ, शाम का समय था, 5 बजे का समय था, तो नमाज का समय हो गया था। तो गोरी शाम को नमाज अदा करने बैठ गया, और जब अदा करने बैठ गया तो एक गोखर आया और इसके खंजर मार देता है, जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लेखक ऐसा कहते हैं। परंतु पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक, इसको मिटाएंगे हम, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने लिखा है, क्या लिखा है वो हम बता रहे हैं कि हमने क्या बताया आपको, गोरी को गोखर नाम की जनजाति ने मार दिया, ऐसा कुछ लेखक इतिहासकार कहते हैं। परंतु जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो ये किसकी किताब है? ये किताब है किसकी? जगनिक की।
चंद्रवरदाई की, इसकी चंद्रवरदाई चंद्रवरदाई की किताब का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। और इसी अब ये चंद्रवरदाई कौन है? ये कवि है, दरबारी कवि। किसके? पृथ्वीराज चौहान के। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक कवि रहते जिसका नाम था चंद्रवरदाई। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो, जो इनके जीवन पर आधारित किताब है, ठीक है ना। इन्होंने इसमें क्या लिखा है कि जब तहखाने पर गोरी ने अंधा करवा के पृथ्वीराज चौहान को बंद करवा दिया था, इसके बाद गोरी एक प्रतियोगिता रखा था अपने दरबार में। उस प्रतियोगिता में क्या था कि एक ही बाण दी जाती थी, एक ही बाण से आपको क्या करना है, एक प्रतियोगिता थी, एक ही बाण के हिसाब से एक ही बाण दे करके किसी लक्ष्य को भेदना होता था, ठीक है। तो इसमें ये लोग खेल रहे थे। ये बात पता चली चंद्रवरदाई, और चंद्रवरदाई भी क्योंकि इन्हीं के साथ में था पृथ्वीराज चौहान की, और तो वो भी कवि भी था, तो उसके साथ में वो भी था। उसको पता चला कि ये प्रतियोगिता रखी गई है, क्यों ना मैं अपने राजा पृथ्वीराज चौहान को बताऊं इस प्रतियोगिता के बारे में, और इस प्रतियोगिता के बारे में सबसे पहले गोरी को बताऊं, जिसमें शायद उनको ये हिस्सा दे दें, जिससे कुछ ना कुछ तो हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान उसको कर सकते हैं। अब क्या किया चंद्रवरदाई गया गोरी के पास जाता है, कहता है महाराज मैं आपसे बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। बोले क्या? कि हमारे जो आप अपने दरबार में एक व्यक्ति को कैद करके रखे हैं पृथ्वीराज चौहान को, वो ऐसा व्यक्ति है कि बिना देखे हुए अचूक निशाना लगाता है, शब्द वेदी बाण चलाता है वो। आप उसकी परीक्षा लीजिए, उसको बुलाइए। तो दरबार में जितने भी व्यक्ति थे उन्होंने कहा अगर ऐसा व्यक्ति है तो जरूर उसको लाया जाए, उसको बुलाया जाए, भाई बुलाया जाए। सभी ने कहा, तो गोरी ने कहा चलो ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को दरबार में लाया जाए। पृथ्वीराज चौहान को दरबार में लाया जाता है, चंद्रवरदाई वहीं पर रहता है। अब चंद्रवरदाई जितनी भी बात है वो कान में जाकर पृथ्वीराज चौहान को चुपके से बता देता है जाके, ठीक है। अब जब पृथ्वीराज चौहान को कान में जाकर चुपके से बता देता है तो सारी गाथा को पृथ्वीराज चौहान समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। अब पृथ्वीराज चौहान को तो बता ही दिया था चंद्रवरदाई ने, कहा था तुमको सिर्फ एक बाण दिया था, एक ही बाण में आपको ऐसा निशाना लगाना है कि मैं एक मुहावरा बोलूंगा, उस मुहावरे के हिसाब से आप निशाना लगाना है, और मैं उस मुहावरे में सब कुछ बता दूंगा आपको, उसी मुहावरे के हिसाब से आप निशाना लगाकर गोरी को मार सकते हो। ऐसा चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से कहा। जब पृथ्वीराज चौहान को दरबार में लाया गया, गोरी के सामने पेश किया गया, उनको धनुष बाण दिया गया। बोले अब निशाना लगाया जाए। कह रहा है ये अंधा, गोरी को मजाक सूझा कि ये अंधा है, ये कैसे निशाना लगा सकता है। चलो चंद्रवरदाई तुम्हारी इस बात पर यकीन करके मैं इससे निशाना लगवा रहा हूँ। उनको दिया गया और चंद्रवरदाई ने एक मुहावरा बोला। वो मुहावरा कुछ इस तरह से है, क्या है चलो बताते हैं आपको। मुहावरा, वो मुहावरा था 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रधान, अंगुल अष्ट प्रधान, ता ऊपर सुल्तान है, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। क्या बताया? 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रधान, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इस मुहावरे के हिसाब से चंद्रवरदाई ने अपने राजा पृथ्वीराज चौहान को बताया और पृथ्वीराज चौहान ने एक ही निशाने में गोरी को खत्म कर दिया। इस पृथ्वीराज रासों में चंद्रवरदाई ने कुछ इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। क्या सत्य है? प्रमाणिक माना जाता है इसको, पर कुछ लोग गोखर नाम की जनजाति ने गोरी को खत्म कर दिया था। तो गोरी के अंत के विषय में 2 प्रमाण हैं, ठीक है ना। तो जैसा आए वैसा आप लिख सकते हैं, जिस ऑप्शन के हिसाब से भी हो सकता है, ठीक है।
तो गोखर नाम की जनजाति ने भी उसका ख़त्म कर दिया था। अब इसके बाद क्या हम बात करें, इसके बाद बात करें कि जब कहते हैं कि गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सारा साम्राज्य दे करके चला जाता है, यह मर भी जाता है। अब हम बात करें किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, वो अगला होगा टॉपिक। इसमें हम बात करेंगे, हमने आपको तुर्क शासक के बारे में बताया, तुर्क आक्रमणकारी के बारे में बताया, जितने भी तुर्क आक्रमणकारी हो सकते थे, जितने से इनसे बनने वाले क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिए। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग मामलुक वंश या दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मामलुक वंश कई वंश हैं, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सभी हैं। इसके बाद मुगल साम्राज्य स्टार्ट होगा। तो अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम वंश है गुलाम वंश, उसकी बात करेंगे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद इल्तुतमिश, इसके बाद रजिया सुल्तान, इसके बाद सब बात करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो कैसी लगी ये क्लास बताइए आप कमेंट सेक्शन में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।